नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा सेशन है सेशन नंबर 42। तो हम लोग अब पहुंच गए हैं अपने 42वें सेशन पे। और आज का जो मेरा टॉपिक है थोड़ा हटके है, थोड़ा सा मतलब कि पॉलिसी फ्रेमवर्क पे हम बात करेंगे कि कैसे अब आगे से यानी कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में भारत सरकार को या जो भी भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको किस तरीके से कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू बनता चला जा रहा है। आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन एम्प्लॉयमेंट। तो ये जनरेट हो गया है बेसिकली। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या है? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मैं वो भी आपको बताऊंगा अच्छे से। बेसिकली जॉन शुम्पीटर की थ्योरी थी ये। तो ये रिलेटेड है आपका सोशल इश्यूज, पॉलिसी, फ्रेमवर्क, साइंस एंड टेक एंड वर्ल्ड इकोनॉमी से। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन एम्प्लॉयमेंट, ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। इस ग्राफ पे हम बाद में आएंगे, पहले हम देख लेते हैं कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है क्या। तो बेसिकली गेल ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो गेल क्या है? गेल मीन्स होता है तूफान, हिंदी में इसको कहते हैं तूफान, राइट। तूफान क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का नाम आप समझ रहे होंगे। ये अपने आप में एक पैराडॉक्सिकल टर्म्स बन गए, क्रिएटिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, दिस टर्म फर्स्ट प्रपोज बाय ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट जोसेफ शुम्पीटर। माफ कीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में जॉन बोल दिया था, ये जोसेफ शुम्पीटर है। इन 1942 he wrote that opening up of new market foreign or domestic or organizational development illustrate the process of industrial mutation that incessantly revolutionize the economic structure from within, incessantly destroying the old one and incessantly creating the new one। तो बेसिकली बात क्या कही जा रही है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बता दूं कि जो भी अगर आप कोई नया मार्केट ओपन कर रहे हैं, चाहे फॉरेन लेवल पे हो चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो, तो कोई भी अगर आप मार्केट ओपन कर रहे हैं, कुछ भी आप ओपन कर रहे हैं, तो आप एक डेवलपमेंट के प्रोसेस से कर रहे हैं। आपका जो स्टार्टिंग का जो आइडिया उसमें होता है उसको स्टार्ट करने का कि मैं डेवलपमेंट लेके आऊंगा। तो अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है तो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो ये जो प्रोसेस है ये अपने आप में एक इंडस्ट्रियल म्यूटेशन है, जो कि उस इंडस्ट्री के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अंदर से ही रिवोल्यूशनलाइज कर देता है। ये आप देख रहे होंगे, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल म्यूटेशन दैट इंसेसेंटली रिवोल्यूशनाइज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फ्रॉम विद इन। कैसे करता है कि पुराने सिस्टम को वो ब्रेक करके नए सिस्टम पे आ जाता है। ये मार्केट फोर्सेस ऐसे ही काम करते रहते हैं। तो जो भी कुछ पुराना है वो डिस्ट्रॉय होगा तो नया बनेगा, चीजें नई आएंगी। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो जैसे जब गूगल आया था तो बोला जा रहा था कि अब गूगल आ गया, अब गूगल से बड़ा कोई नहीं, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट आया, माइक्रोसॉफ्ट से बड़ा कोई नहीं, लेकिन फिर गूगल आ गया। फिर जब गूगल आया, गूगल पीक पे हुआ तो बोला अब गूगल से बड़ा कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर फेसबुक आ गया, राइट। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे दिस इज द फिनोमेना ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, कि कोई भी चीज जो है ना स्टैटिक नहीं है। अगर मैं इसे हिंदुइज्म फिलॉसफी पे लेके चलूं, इससे रिलेट करूं, तो कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, सब चीज डायनामिक है। तो ये सब कुछ एक अपने आप एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू विद इन ये इवॉल्व हो रहा है, राइट। ये कहना था किसका? ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट जोसेफ शुम्पीटर का। In brief, he tried to say that process of creating new industries does not go forward without sweeping the pre-existing order, right? तो जो भी नई इंडस्ट्रीज बन रही है वो ऐसा नहीं है कि पुरानी भी चलती रहेंगी और वो नई भी चलती रहेंगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इनका ये कहना था कि कोई भी अगर नई इंडस्ट्रीज बन रही है तो वो जो पुरानी वाली इंडस्ट्री है उसको तबाह करके ही आएगी। जैसे मैं आपको सिंपल से एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि पहले कैमरा एक आया करता था, बहुत पहले कैमरा आया करता था, रील वाले कैमरा आया करते थे। कोडेक करके नाम की एक कंपनी होती थी जिसके रील उसमें डलते थे, फिर फोटो खींचे जाते थे, लोग फोटो खींचते थे। अब वो कंपनी पूरी की पूरी तबाह हो गई जैसे ही मोबाइल कैमराज आ गए। मोबाइल कैमराज और हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन पे जब वो आने लगे तो वो पूरी की पूरी कंपनी तबाह हो गई। तो इसी तरीके से एक नई इंडस्ट्री जब भी क्रिएट होती है तो पुराने को वो लेके ही, पुराने को खत्म करके ही वो आगे जन्म लेती है। इन दिस प्रोसेस इक्विलिब्रियम इज नो एंड गोल ऑफ द मार्केट प्रोसेस। तो दिख ही रहा है कि कोई एक हटेगा तो दूसरा आएगा पिक्चर में, तो इक्विलिब्रियम तो स्टोर का ही नहीं है इसमें। इंस्टेड मैनी फ्लक्चुएटिंग डायनामिक्स आर कॉन्स्टेंटली रीशेप्ड और रिप्लेस्ड बाय इनोवेशन एंड कंपटीशन। तो इनोवेशन और कंपटीशन यही दो आपके कीवर्ड्स हैं जिससे ये पूरा खेल मार्केट फोर्सेस का चलता रहता है, और वही राज करता है जिसके इनोवेशन और कंपटीशन ज्यादा अच्छे होते हैं, राइट। इसमें एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं।
Schumpeter proposed that success of capitalism will lead to corporatism, which ultimately create a hostile elite. तो उनका ये कहना था, जब उन्होंने ये थ्योरी रखी तो उन्होंने एक अजम्पशन दिया कि ये कहा गया कि जो पूंजीवाद है आपका, वो आपको लेके चलेगा जाएगा कॉर्पोरेटिज्म की तरफ, जहां पे कॉर्पोरेट्स बिग जाइंट प्लेयर खड़े होने शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होंगे, वो मार्केट को कैप्चर करेंगे और फिर वो एक हॉस्टाइल एलिट बन जाएंगे. तो हॉस्टाइल एलिट का मतलब एक ताकतवर, पूरा मोनोपोली हो गया उनका. तो ये उन्होंने कहा, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि गेल ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी आ जाएगी. विल ब्रिंग इनोवेशन एंड रिप्लेस द इंफीरियर प्रोडक्ट्स विच ऑलरेडी एग्जिस्ट. और कोई नया इनोवेशन उनके फोर्सेस को, जो पहले से उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज चल रहे हैं, उनको हटाकर नई चीजें आ जाएंगी. इसलिए मैंने कहा कि एंटरप्रेन्योर्स इसमें कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं. दिस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एंटरप्रेन्योर्स आर द कैटलिस्ट फॉर इट. दैट्स व्हाई यहाँ पे क्रिएटिव नाम दिया गया है. डिस्ट्रक्शन तो है, समझ में आ गया ना. डिस्ट्रक्शन किसका है? डिस्ट्रक्शन उस पिछली इंडस्ट्रीज का है या पिछले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का है जिसको रिप्लेस करके नई सर्विसेज और नई प्रोडक्ट्स आए हैं बाय यूजिंग इनोवेशन एंड कंपटीशन. तो क्रिएटिविटी भी है और डिस्ट्रक्शन भी है. दैट्स व्हाई क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी प्रपोज्ड बाय शुम्पीटर. और एंटरप्रेन्योर्स इसमें कैटलिस्ट होते हैं, ये तो आपको पता ही है. टेक्नोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बिकॉज इट इंटेलिजेंटली मॉडिफाइड द होल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड ट्रांसफर्ड इट इनटू अ न्यू वन. तो टेक्नोलॉजी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. जैसे मैं आपको सिंपल सा एक और एग्जांपल देता हूं, इससे काफी सारे एग्जांपल हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही काम की थ्योरी है. और ये जो थिंकर्स होते हैं ना, इकोनॉमिक्स थिंकर, ये बहुत अपने आप में बहुत आगे होते हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं ये. तो जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, नेटफ्लिक्स की जैसे हम बात कर लें. आप में से कई लोग नेटफ्लिक्स देखते होंगे. तो नेटफ्लिक्स ने क्या किया है, नेटफ्लिक्स ने जो पहले से जो डिस्क रेंटल या ट्रेडिशनल मीडिया इंडस्ट्रीज थी उनको रिप्लेस कर दिया नेटफ्लिक्स ने, बहुत सिंपल तरीके से. तो अब अगर आप अखबार पढ़ रहे होंगे तो अखबारों में टर्म आ रहा है नेटफ्लिक्स्ड या नेटफ्लिक्सिंग. तो ये ऐसे ऐसे टर्म्स क्रिएट हो रहे हैं कि ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन नेटफ्लिक्स तो ले गया, राइट. आई बात समझ में. तो इस तरीके की जो चीजें हैं यही होती हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. अब हम वापस चलते हैं अपने साइकिल पे. अब आपको ये साइकिल अच्छे से समझ में आएगी. इस तरफ वाई एक्सिस पे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, इनोवेशन, और यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, ईयर्स. तो अगर मैं 1785 से 1845 के बीच की बात करूं तो पहला इनोवेशन का वेव आया था. उसमें क्या था? उसमें आयरन था, वाटर पावर था, मैकेनाइजेशन था, टेक्सटाइल्स थे, कॉमर्स था, राइट. उसके बाद 1845 से 1900 की अगर बात करें तो ये सेकेंड वेव आया इनोवेशन का. बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, स्टीम पावर, रेल रोड, स्टील, कॉटन. अब मैं इसमें एक और आपको एग्जांपल देता हूं. आप वापस चलिए 16th सेंचुरी या फिर 15th सेंचुरी में हम चलते हैं, मीडिएवल पीरियड में हम चल रहे हैं. उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या सोर्स था? या तो इंसान पैदल जाएगा, बहुत सारे लोग पैदल भ्रमण करते थे पूरे ऑल ओवर इंडिया, या फिर वो घोड़ा गाड़ी लेगा, राइट, बैलगाड़ी लेगा. इसके अलावा मोटर बाइक्स तो थी नहीं, तो वो सब तो चीजें आएंगी नहीं. स्टीम पावर था नहीं, रेल था नहीं, एरोप्लेन था नहीं, तो वो इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे. तो ये सारी चीजों ने रोजगार पैदा किया, राइट. इन सारी चीजों ने रोजगार पैदा किया. अब ये जो सारी चीजें जो रोजगार पैदा कर रही थी, तो इसमें काफी सारे लोग थे. लेकिन जैसे ही ये ट्रांसपोर्टेशन का ये जो वेव आया, इसने नई चीजों को, नए नए ट्रांसपोर्टेशन को लेके आया, तो इनकी जॉब्स तो चली गई. लेकिन फिर जैसे रेलवे आ गया तो रेलवे में बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल गई, राइट. समझ में आ रही है आपको बात, किस तरीके से ये एक इंडस्ट्रीज को हटा के दूसरी इंडस्ट्रीज को लाया जा रहा है. इसके बाद थर्ड वेव ऑफ इनोवेशन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स, इंटरनल कंबंशन इंजन, आईसी इंजन, इसने तो और ही कयामत ढा दी 1900 से 1950 के बीच. फिर फोर्थ वेव में आपका पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एविएशन, स्पेस आ गया. फिर उसके बाद आपका 1990 से 2020 के बीच में ये फिफ्थ वेव है, जिसमें डिजिटल नेटवर्क्स, बायोटेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अब सिक्स्थ वेव चल रहा है अभी फिलहाल. सस्टेनेबिलिटी, रेडिकल रिसोर्स प्रोडक्टिविटी, होल सिस्टम डिजाइन, बायोमिमिक्री, ग्रीन केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल इकोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी. तो ये अभी सिक्स्थ वेव हमारा चल रहा है और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के हिसाब से हम अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे चल रहे हैं. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब आगे बात करते हैं कि फ्यूचर ऑफ वर्क, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पे बात हो रही है, मतलब वो वर्क से रिलेटेड है, वर्क से ही तो एम्प्लॉयमेंट निकल के आएगा. तो फ्यूचर ऑफ वर्क होगा क्या? तो जो फ्यूचर ऑफ जो वर्क है वो ह्यूमन सेंटर्ड एजेंडा होना चाहिए, ह्यूमन को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए. क्योंकि जो फोर्थ रिवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन,
इसने गेल ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया है इन एम्प्लॉयमेंट्स में। अगर इसको सही से मैनेज नहीं किया गया तो क्या होगा, फिर आपके पास मास अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, लोगों के पास स्किलिंग नहीं होगी तो लोगों को रखेंगे कौन। उसके बाद माइग्रेशन इश्यूज शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज इन इनइक्वलिटीज हो जाएगी, पॉवर्टी बढ़ेगा, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इससे रिलेटेड है। इसके बाद दिस ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच डिपेंड्स ऑन फोर थिंग्स। तो बेसिकली यहाँ पे अब सॉल्यूशन देने की बात की जा रही है कि अगर आप ये ह्यूमन सेंटर्ड एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ये चार चीजों पे रहेंगी। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट इन पीपल्स कैपेबिलिटीज, दूसरा इन्वेस्टमेंट इन इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्क, तीसरा इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन डिसेंट सस्टेनेबल वर्क, चौथा टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी जरूरी है। तो इन चार पैरामीटर्स पे जो है ये ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच रहेगा। आईएलओ ने रिसेंटली, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो लगे हाथ तो आज का आपका पहला सवाल कि आईएलओ का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये मुझे आप बताइए। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहां है, ये आज का आपका पहला सवाल है। तो आईएलओ ने वार्न किया है कि फ्यूचर जो है अब ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाएगा शायद सभी के लिए। तो 428 मिलियन वर्कर्स इन मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक इंडिया में नॉट फाइंड न्यू जॉब्स। तो नए जॉब्स तो ये फाइंड नहीं कर सकते। तो ये आईएलओ की वार्निंग है। वो गलत भी हो सकते हैं, मार्केट डायनेमिक फोर्सेस चेंज हो गए तो फिर शायद वो गलत भी हो जाए, राइट। इसके बाद सस्टेनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन जॉब्स की अगर हम बात करें कि अगले 5 से 10 सालों में क्या होने वाला है, तो अगले 5 से 10 सालों में 10% ह्यूमन जॉब्स तो सब्स्टिट्यूटेबल हो जाएंगे। जैसे अब कोविड के चक्कर में क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। कोविड के चक्कर में वर्क फ्रॉम होम ना टेंडेंसी बन गई है। अब जब ये वर्क फ्रॉम होम स्टार्टिंग में आया था तो लोगों को काफी मतलब परेशानी हुई थी, क्योंकि नई नई चीज जब भी आती है तो परेशानी तो होती है, लेकिन जब एक बार आप उसको रिपीटिशन ऑर्डर में अपने डाल लेते हैं, उसके रिडंडेंसी में उसके ढल जाते हैं, उसको यूज करने लगते हैं, ये रिपीट करने लगते हैं, तो फिर वो फिर जो है आपको इजी पड़ने लगता है। तो वर्क फ्रॉम होम जो है तो ये पहले लोगों के लिए तकलीफ था, लेकिन अब ये लोग इसमें जो है ना कंफर्टेबल होते चले गए हैं, राइट। तो अब यही फ्यूचर ही बन जाएगा, वर्क फ्रॉम होम विल बी द फ्यूचर अहेड। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉ क्या होता है। अगर मैं लॉ की बात करूं तो लॉ का जो नेचर होता है वो रिपीटेटिव होता है। आप कुछ भी चीज अगर रिपीटेशन में कर रहे हैं तो वो लॉ बन जाता है, राइट। तो ये एक तरीके से लॉ क्रिएट हो चुका है अब। तो 10% ह्यूमन जॉब्स तो पूरी की पूरी सब्स्टिट्यूटेबल है। 50 to 70% जॉब्स कुड बी पार्शियली ऑटोमेटेड। तो जो 50 से 7% जॉब्स हैं वो पार्शियली ऑटोमेटेड हो जाएंगे, मतलब मशीन काम करेंगे। तो वो क्रिएट क्या करेगा, तो वो क्रिएट कर देगा गिग इकोनॉमी, राइट। फिर लोग आपको परमानेंटली क्यों रखेंगे, लोग तो एक टारगेट बेस आपको काम देंगे और फिर आपसे काम खत्म करा के खत्म, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क शुरू हो जाएगा, फ्रीलांसिंग, 0 आवर, फ्लेक्सिबल, डिजिटली इनेबल्ड पार्ट टाइम जॉब्स। तो ये सारी चीजें गिग इकोनॉमी के अंदर आती, तो गिग इकोनॉमी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद 67% ऑफ जॉब्स इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया आर ससेप्टेबल टू ऑटोमेशन, ये तो है ही है। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट और स्पेशली बाउंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग रिप्लेस्ड एंड क्रिएटिंग डिजिटल डे लेबरर्स। तो डिजिटल डे लेबरर जो हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे पूरे हम बात कर सकते हैं, बहुत घंटों तक इस पे बात कर सकते हैं। तो इस पे मैं कभी बाद में आपसे बात करूंगा, लेकिन ये जो चीजें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। इसका एक मैं आपको एक इंसाइट देना चाहूंगा कि अब जैसे देखिए कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई बहुत बड़ा जायंट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, खूब एकदम बिल्कुल छप्पड़ फाड़ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया बेसिकली अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छा एम्बियंस देने के लिए, अच्छी अच्छी फैकल्टीज रखी, हाई सैलरीड फैकल्टीज को रखा गया। अब कोविड आ गया, तो सब कुछ अब ऑनलाइन है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, राइट। तो अब ये चीज हो गई कि अब लोगों को ना ऑप्शन मिल गए। तो पहले जहां आपकी 100% स्ट्रेंथ इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रही थी, तो अब पोस्ट कोविड वर्ल्ड में 100% तो नहीं करेंगे, ये बाइफरकेट हो जाएगा। जो लोग ठीक है पढ़ने में, जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी वो ऑनलाइन चीजों से समझ लेते हैं, कंफर्टेबल हैं, तो वो क्यों जाएंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने, और उनको चीजें सस्ती भी पड़ेंगी, वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट या वो इंस्टीट्यूशन जो दे रहे हैं वो सस्ती भी पड़ेगी उनको, बजाय इसके कि वो वहां जाए और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बिजली पानी का इस्तेमाल करें। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया। आ रही बात आपको समझ में कि क्या किस तरीके से कोविड ने चीजों को बदलने की कोशिश कर दी है। This new ecosystem of software, AI, automation mediated work will upend 100-year-old ideas of work. तो अब ये जो नया सिस्टम क्रिएट हो गया है, नई चीजें जो आ रही हैं, AI आ रहा है, सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो इसने पुराने 100 साल के जो काम करने के तरीके हैं उनको पूरा का पूरा खत्म कर दिया है, राइट। और एम्प्लॉयमेंट भी इसी तरीके से जो पहले थे उनको रिप्लेस करेगा। तो अगेन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, तो इसलिए क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन समझाना आपको जरूरी था।
इसलिए मैं ये टॉपिक आपके लिए लेके आया था कि मैं पहले आपको क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन समझाऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ये है क्या, बेसिकली फ्यूचर ऑफ वर्क कहां जा रहा है। अब डिजिटल डे लेबरर्स की बात हुई तो मैं थोड़ा सा आपको एक चार्ट दिखा दूं कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जहां पे कमर्शियल लेबर्स होते हैं। दो तरीके के हैं बेसिकली, एक तो वेब बेस्ड है, एक लोकेशन बेस्ड है। तो एक तो होते हैं टास्क जो कि क्राउडों को दिए जाते हैं, कंटेंट बेस्ड क्रिएटिव क्राउड, जैसे एक 99 डिजाइन हो गए, माइक्रो टास्किंग क्राउड वर्क, AMT क्लिक वर्कर। उसके बाद इंडिविजुअल जैसे फ्रीलांसिंग को अपवर्क। लोकेशन बेस्ड जो है जैसे अकोमोडेशन एयरबीएनबी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उबर हो गया, डिलीवरी के लिए डिलीवरी हो गया, उसके बाद हाउस होल्ड सर्विसेज के लिए टास्क रैबिट हो गया, लोकल माइक्रो टास्किंग के लिए स्ट्रीट स्पॉट आर हो गए। तो ये इस तरीके से डिजिटल डे लेबरर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट किए जा रहे हैं और यहाँ पे काम हो रहा है। आ रही बात आपको समझ में? अब बात करते हैं टेक 4.0 एंड इंडिया। अब इंडिया से किस तरीके से रिलेटेड है, हमने वर्ल्ड के पैरामीटर्स पे तो बात कर ही ली, इंडिया से किस तरीके से रिलेटेड है इस पे भी बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोटिक्स, AI, IoT, बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, सप्लाई चेन 4.0, 3D प्रिंटिंग, बिग डेटा, डिजिटल पेमेंट्स, रिटेल, हेल्थ, एजुकेशन एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर द ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ टेक 4.0। तो ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर्स है और ये सारे के सारे आगे के करियर्स भी हैं। तो अगर कोई भी अगर आप में से एस्पायर कर रहा है कि अगला फ्यूचर कहाँ मुझे बनाना चाहिए अपना, तो वो इनमें से कोई एक चूज कर लीजिए। ये सारे बहुत ही बिल्कुल ठीक ठाक फ्यूचर वाले प्लेटफॉर्म्स है। इसके बाद अब इन चीजों ने क्या किया है कि ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो गई कोविड के चक्कर में। पहले चल रही थी लेकिन उतना एक्सेलरेशन नहीं था, इनको एक तरीके से बूस्ट मिल गया कोविड के कारण। इंडिया एज ऑफ नाउ नीड्स 90 मिलियन नॉन फार्म जॉब्स इन 10 ईयर्स। तो ये अगले 10 सालों में इंडिया को 90 मिलियन जॉब्स की जरूरत है, नॉन फार्म जॉब्स की। और जो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग सेक्टर है जहां पे जॉब सबसे ज्यादा क्रिएट हो सकते हैं, आपका टेक्सटाइल है, फाइनेंस है, कंस्ट्रक्शन है, हॉस्पिटैलिटी है, ट्रैवल है, टूरिज्म है, मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, एंटरटेनमेंट है। तो ये सारे प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, लेकिन इनमें भी थोड़ा सा अभी डाउन अप चल रहा है, श्रिंकेज चल रहे हैं ड्यू टू कोविड, समझ में आता है। इंडिया नीड टू प्रिपेयर अहेड इन इट्स प्लानिंग टू टैकल दिस टेक 4.0 ड्रिवन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन एम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया को जो प्लान करना चाहिए अपनी पॉलिसीज को एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, वो टेक 4.0 को और इन सारे जो अपकमिंग इवॉल्विंग जो टेक्नोलॉजीज और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है बेसिकली काम करने के, इन पे ध्यान देना चाहिए, राइट। ये आपके लिए एक बेहतरीन खूबसूरत चार्ट देखिए, ये इसमें फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हमारा चल रहा है दिखाया गया है। फर्स्ट में मैकेनाइजेशन आई थी 18वीं सेंचुरी में, बेसिकली 1760 से 1820। उसके बाद सेकंड में मास प्रोडक्शन असेंबली लाइन हेनरी फोर्ड द्वारा। उसके बाद थर्ड कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन आ गया। उसके बाद फोर्थ साइबर फिजिकल सिस्टम्स आ गया। अब ये कहाँ तक चलेगा पता नहीं। इसके बाद एक दूसरी इंडस्ट्री 4.0 भी खड़ी हो रही है। तो 18वीं सेंचुरी में इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 देख लीजिएगा आप इसको, राइट। तो आज मेरी तरफ से इतना ही। कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताएं। फ्यूचर ऑफ वर्क कहाँ जा रहा है, और अब जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी 12th में हैं या फिर जो अभी अपने ग्रेजुएशन ईयर्स में हैं, अगर वो प्लान कर रहे हैं कि वो अपना करियर किस तरीके से आगे बढ़ाएं, तो मैंने आपको एक हल्का सा फूड फॉर थॉट दे दिया है कि ये आपके वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें आप अपना करियर जाके बना सकते हैं, राइट। ये बहुत ही इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स हैं और ये प्रॉमिसिंग आपको एक फ्यूचर देंगे, राइट। मेरी तरफ से इतना ही। सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।